Hello students, in the last video we did some properties of multiplication on integers and some questions based on properties of multiplication on integer. Now we solve next question of exercise 1.3. Next question is sixth question. The question is a watch is getting slow by 3 minutes for each hour in a day. एक वॉच है जो एक दिन के हर घंटे में 3 मिनट्स स्लो चल रही है, मतलब कम टाइम दिखाती है 3 मिनट्स. इफ़ इट शो 8 AM नाउ, अगर उस घड़ी में अब टाइम कितना है 8 AM, मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं. व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 10 आवर्स इन द वॉच. अब वो पूछ रहा है हमसे कि व्हाट विल बी द टाइम, अब टाइम कितना होगा आफ्टर 10 आवर्स इन द वॉच, मतलब 10 घंटे बाद घड़ी में कितना टाइम होगा. अगर उस टाइम पर 8 बज रहे होंगे तो हमें घड़ी की टाइमिंग फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो. द सॉल्यूशन इज अ वॉच इज स्लो फॉर ईच आवर इक्वल टू 3 मिनट्स. घड़ी के हर घंटे में कितने मिनट्स स्लो चल रही थी, वो 3 मिनट्स स्लो चल रही थी, तो हमने लिख दिया. ठीक है. टाइम शो इन वॉच, घड़ी में उस टाइम कितना टाइम हो रहा था 8 AM, मतलब सुबह के 8 बज रहे थे. तो एक्चुअल टाइम आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे बाद घड़ी में कितना टाइम होगा. ठीक है, तो अब 8 बज रहे थे, 10 घंटे बाद पूछा है, तो मतलब 10 आवर्स हमें उसमें प्लस करने पड़ेंगे. 10 आवर्स अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 8 कितने होंगे 18. ठीक है, 18 है, तो मतलब कि हमें 18, देखो 24 आवर्स की अगर हम क्लॉक को देखें तो 24 आवर्स 12 के बाद जो टाइम होता है, सुबह दोपहर के जो 12 बजते हैं उसके बाद जब 1 बजता है तो उसको 24 आवर्स की क्लॉक में 13 बोलते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर घड़ी में कितना टाइम हो रहा था 8 o'clock हो रहे थे. उस टाइम पे 10 घंटे बाद पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि कितना टाइम हो रहा है वॉच में 6. ठीक है, लेकिन 6 कैसे पता अब वॉच में अगर हम काउंट करें तो 6 पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा 18 आ रहा है, तो 18 को भी चेक कर लेते हैं. अब देखो 18 कब बजते हैं, अब 12 बजे तो 12 बज गए, फिर यहाँ 13 14 15 16 17 18, यहाँ से भी 6 आ रहा है, मतलब कि अब वॉच में कितना टाइम है एक्चुअल टाइम 6. अब 8 AM था, AM से जब हम यहाँ गए तो जब भी 18 आ रहा है तो 24 आवर्स में जब भी 18 होता है तो 6 में चेंज जाता है, तो ये PM हो जाएगा, तो 6 PM हो जाएगा. मतलब घड़ी में टाइम कितना शो हो रहा है 6 PM, लेकिन वो घड़ी तो स्लो चल रही थी. कितनी स्लो चल रही थी 3 मिनट्स स्लो चल रही थी हर घंटे में, और हमने कितने घंटे बाद निकाला है उसका 10 आवर्स बाद निकालना है हमें, तो 1 घंटे में वो 3 मिनट्स स्लो चल रही थी, तो 10 आवर्स में कितने मिनट्स स्लो चलेगी, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30 मिनट्स. ठीक है, मतलब कि कितने मिनट स्लो चली वो घड़ी 30 मिनट, लेकिन एक्चुअल टाइम उसका 6 था, लेकिन 30 मिनट वो स्लो चल रही, तो एक्चुअल टाइम उसका ओरिजिनल एक्चुअल टाइम जो होगा, एक्चुअल मतलब ओरिजिनल टाइम बोल सकते हैं, ओरिजिनल टाइम. ठीक है, अब देखो 6 बज रहे थे उस घड़ी में, 30 मिनट्स वो स्लो चल रही थी, तो मतलब हमें इसमें से 30 मिनट्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल टाइम वैसे घड़ी में तो 6 दिखा रहा है लेकिन वो 30 मिनट्स कम थी, तो एक्चुअल टाइम तो यही होगा ना. अब देखो इसको कैसे सोल्व किया मैंने. अब यहाँ पर 6 थे, ये आवर्स होते हैं, ये मिनट्स होते हैं. अब 30 मिनट्स हैं तो मिनट्स के नीचे ही हम लिखेंगे. अब इसमें से ज़ीरो में से, मतलब ये दोनों डबल ज़ीरो में से 30 को हम माइनस कर नहीं सकते, तो हमें इसमें से इसको हमें देना पड़ेगा, लेकिन ये तो आवर्स हैं, ये आवर्स हैं, तो 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं 60
मिनट, ठीक है। तो 1 आवर अगर हम इसको देंगे मीन्स हमने इसको क्या दिया, 60 मिनट दिया, ठीक है। अब 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30, 1 आवर हमने इसको दे दिया था, तो यहाँ कितने आवर्स बच गए थे, 5 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 5, मतलब अब घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 5:30 PM, क्योंकि यहाँ भी तो PM ही था, सिर्फ 30 मिनट से तो लेस किए हमने। तो अब उसका ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, 5:30 PM आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है, एक्चुअल टाइम जो हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस तुम्हें समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ स्कूटर डिप्रिशिएट मीन्स होता है प्राइस उसका घट रहा है, डिप्रिशिएट मीन्स होना कम हो जाता है, बाय ₹3,000 इन फर्स्ट ईयर, मतलब कि पहले जो उसका प्राइस था उस प्राइस से हर, मतलब फर्स्ट ईयर जो था उसका, फर्स्ट ईयर में वो, जैसे हमने इस मंथ में हमने कोई स्कूटर खरीदा तो नेक्स्ट मंथ जो है उसका प्राइस 3 आवर्स कम हो जाएगा। जैसे 2020 में हमने एक स्कूटर खरीदा तो 2021 में उसका प्राइस 3,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर फोर एट द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर में तो इतना बढ़ा, अब 2020 में तो इतना कम हुआ था, लेकिन देयर आफ्टर एट द रेट ऑफ, लेकिन उसके बाद उसका प्राइस कितना कम होता रहा पर ईयर, हर साल 1,200 लेस होता रहा द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर, जो उसका ओरिजिनल प्राइस जो था स्कूटर का उसमें से, तो ओरिजिनल प्राइस स्कूटर का क्या है, 48,000, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद हमें स्कूटर का प्राइस बताना है। अब हर साल स्कूटर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वही हम इसमें सोल्व करेंगे। देखो 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, प्राइस ऑफ स्कूटर डिप्रिशिएट इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में उसका प्राइस कितना कम हो रहा था, 3,000, ठीक है। और नेक्स्ट एवरी ईयर उसका प्राइस कितना कम हो रहा था, 1,200, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल प्राइस स्कूटर का क्या था, 48,000। हमें फाइंड क्या करना था, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 6 ईयर्स, प्राइस फाइंड आउट करना था हमें स्कूटर का कितने ईयर्स के बाद, 6 ईयर्स के बाद। प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, पहले उसका प्राइस 48,000 था, लेकिन उसमें हमने क्या किया, 48,000 उसका प्राइस था, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो वो कम हो रहा था, उसका प्राइस लेस हो रहा था, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में उसका प्राइस, फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर बाद उसका प्राइस कितना हो गया, हमने इसको माइनस किया, 8 में से 3 5, 4 का 4, ठीक है। तो अब उसका प्राइस कितना हो गया, 45,000, ठीक है। ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए था। अब आगे के 5 ईयर्स भी तो अभी हमें बताना है ना कि कितना प्राइस उसका कम हुआ, क्योंकि उसने 6 ईयर्स के लिए पूछा है, 1 ईयर का तो हमने निकाल लिया, बाकी कितने ईयर्स बचे, 5 ईयर्स। तो नाउ प्राइस ऑफ स्कूटर डिप्रिशिएट नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल तक उसका प्राइस कितना कम होता रहा, उसने कहा था कि हर साल वो इतना प्राइस कम कर रहा है, तो 5 साल तक वो इतना है, 5 साल तक इतना ही कम होता रहेगा। तो 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 6,000, 5 साल तक उसका प्राइस 6,000 कम हो गया। लेकिन टोटल प्राइस कितना कम हुआ, पहले ईयर में ये निकाला था, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दे तो स्कूटर का ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा आफ्टर 6 ईयर। नाउ प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 6 ईयर इज, हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में जो प्राइस कम हुआ था उसमें से टोटल प्राइस जो डिक्रीज हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो देखो 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब 5 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकते, तो हमने इसको क्या 1 दे दिया कैरी। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ बचा 3, अब नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3 आ गया, मतलब कि प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 6 ईयर कितना आ गया, 39,000, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल प्राइस आ गया आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, उसमें 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं।
2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। डिडक्ट मीन्स होता है कट रहे हैं, तो 2 मार्क्स कम हो रहे हैं अगर वो गलत आंसर देता है तो, और 0 मार्क्स अगर वो आंसर ही नहीं देता तो फाइंड द स्कोर ऑफ अ बॉय, उस बॉय का स्कोर फाइंड आउट करना है जिसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 0 मार्क्स तो उसको किसी के लिए नहीं मिला होगा, बट ओनली 12 आंसर आर करेक्ट। 20 में से उसके सिर्फ 12 आंसर ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स गिवन थे? 5 मार्क्स गिवन थे। मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, अगर वो रॉन्ग आंसर दे रहा है तो उसके हर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं मतलब माइनस हो रहे हैं, इसलिए हमने -2 लिखा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 20। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन उसने कितने दिए? 12। देन नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, अगर टोटल 20 क्वेश्चंस थे, 12 उसने राइट क्वेश्चंस दिए, मतलब राइट आंसर्स दिए, तो कितने क्वेश्चंस रह जाएंगे? 20 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें रॉन्ग क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। तो रॉन्ग क्वेश्चन उसने कितने किए? 8। ठीक है, तो मार्क्स 4। अब मार्क्स फाइंड आउट करेंगे कि करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले। तो करेक्ट आंसर के लिए 12 करेक्ट आंसर दिए, तो एक करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलते थे? एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 5 मार्क्स मिलते थे। तो 12 करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 12 को 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 12 5 जा 60, तो मतलब उसको 60 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए। अब उसने रॉन्ग आंसर भी तो दिए थे, रॉन्ग आंसर दिए थे तो कितने रॉन्ग आंसर थे? 8 रॉन्ग आंसर थे, और एक रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स डिक्रीज हो रहे थे मतलब -2 हो रहे थे। तो कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16, लेकिन कौन सा साइन? नेगेटिव का साइन। ठीक है, लेकिन टोटल मार्क्स निकालने के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू करेक्ट आंसर जितने दिए और रॉन्ग आंसर दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर कितने थे? करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले? 60, यहाँ 60 आ जाएगा। प्लस करना है हमें रॉन्ग आंसर उसको कितने मिले? -16, मतलब उसके -16 मतलब 16 मार्क्स उसके कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो क्या आ जाएगा? 60। अब मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? -16। अब 60 में से 16 को माइनस करेंगे, 60 में से 16 को माइनस करो, कितना आता है? 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ कितना बचा? 5 में से 1 4, मतलब उसको टोटल कितने मार्क्स मिले? 44 मार्क्स। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। अब हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस, इंटीजर्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।